डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर सेशन में यूपीएससी जीएस पेपर 2 का 2023 का ये 13th क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, खुद लगाने का प्रयास करिए और देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपके मैच कर रहे हैं और क्या क्या मिसिंग है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of Article 356 by the Union government since mid 1990s। तो ये आपको एक तरह से क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में 3 डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। पहला तो आपका ये पूछ रहा है कि लीगल फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि आपके 356 के उपयोग में इसको कमी किया है, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है और आपका किस चीज के लिए आपका इसका उपयोग कम करने की बात की जा रही है। आर्टिकल 356 का कब से? सिंस मिड 1990s। तो जो एंगल आपका बन रहा है वो मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 है और सिंस 1990s ये क्यों कम हो रहा है? ड्यू टू लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, विधिक और राजनीतिक कारणों के वजह से क्यों 356 का दुरुपयोग हमारे देश में कम होते जा रहा है। तो पहले थोड़ा बहुत आर्टिकल 356 के बारे में देखा जाए। आर्टिकल 356 आपका क्लियर कट कहता है कि व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड that the state is not running according to the constitution, then he can impose article 356 on the written report of the governor of the state or otherwise। राज्यपाल के रिपोर्ट के अनुसार या किसी अन्य कारण से भी राष्ट्रपति को लगता है कि अगर राज्य में संवैधानिकता का पालन नहीं किया जा रहा है तो वो 356 का उपयोग कर सकते हैं। 356 में लिखा हुआ है स्टेट इमरजेंसी, कहीं पे वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लिखा हुआ। तो ये बात आपको इसमें बताना है। ये प्रेसिडेंट रूल की बात कहता है लेकिन कहीं पे भी आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल नहीं कहा गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल कहीं पे नहीं है। सिंपल सा ये कहता है कि स्टेट इमरजेंसी की बात आपका करता है। और ये जो स्टेट इमरजेंसी आपका लगता है इसके कई सारे रीजंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जो रीजंस आपके हैं वो क्या क्या है, जैसे आप देखिएगा 356 का इंपोज होना, दो मेजर रीजन है 355 और 365। और 365 अगेन आपका कब लागू होता है? जब 256 या 257 का वायलेशन होता है। तो 355 में अगर आप देखिएगा तो क्लियर कट आपका बोला गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू इंश्योर दैट इट स्टेट इज रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डिस्टर्बेंस है उनसे स्टेट को बचा के रखा जाए। दूसरा आपका यह है कि 365 में सेंटर डायरेक्शन देता है स्टेट को और अगर वो डायरेक्शंस नहीं मानता है स्टेट तो फिर प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लग सकता है। इसमें डायरेक्शंस हैं जैसे कि आपको रेलवे को प्रोटेक्ट करना है, नेशनल हाईवे को, नेशनल वाटरवे को, मींस ऑफ कम्युनिकेशन को, इसको प्रोटेक्ट करना है। और इसमें यह डायरेक्शन है कि जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसी के लॉ के अनुसार वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है और स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव पावर का जो यूज करेगा वो इस हिसाब से करेगा कि वो सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर के अनुसार होगा। तो ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जानकारी के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसयूज ऑफ आर्टिकल और यूजिंग ऑफ आर्टिकल 356 सिंस 1990। तो देखिए 1990 के आसपास क्या हुआ हमारे देश में। देखिए कुछ ऐतिहासिक समय है हमारे देश में जिनको लैंडमार्क कहा जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में।
एक लैंडमार्क आपको देखने को मिलेगा, वो लैंडमार्क आपका है, अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का प्रयास करेगा तो एक है 1967, दूसरा लैंडमार्क आपको देखने को मिलेगा 1977, तीसरा लैंडमार्क आपको देखने को मिलेगा 1989 से आपका 1999, चौथा लैंडमार्क है 1999 से लेके 2004 2014, और अगला लैंडमार्क आपको देखने को मिलेगा 2024 से 2014 से 2024, फिर नेक्स्ट आपका शुरू हो रहा है 2024 ऑनवर्ड्स। यहां पे 1967 में कांग्रेस कई सारे स्टेट्स में मेजॉरिटी लूज कर चुकी थी, तो कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन वेरियस स्टेट। नहीं तो इसके पहले क्या हो रहा था कि कांग्रेस सेंटर में भी मेजॉरिटी में थी, स्टेट में भी मेजॉरिटी में थी, तो गवर्नर का मिसयूज और आर्टिकल 356 का मिसयूज बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। 1977 में फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस वाज नॉट एट द सेंटर, पहली बार आपके नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर बनी थी, जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई फॉलोड बाय चौधरी चरण सिंह। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस बहुमत में नहीं थी केंद्र में। 1989 से 1999 का जो सिस्टम है ये गठबंधन का सिस्टम है, और गठबंधन में भी आपका ऐसा गठबंधन कि हमेशा ही अस्थिरता बनी रही। इस पूरे फेज को बोला जाता है आया राम एंड गया राम, आया राम एंड गया राम। ये पूरा का पूरा फेज ही उथल पुथल था, क्योंकि हमने लगभग 10 सालों के अंदर आपके 9 प्रधानमंत्री बदल दिए। शुरुआत हुई 1989 में, एंड ऑफ द राजीव गांधी टर्म, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर आपके पीवी नरसिम्हा राव, फिर आपके बने अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए, फिर एच.डी. देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। तो आप देखिएगा कि विद इन स्पैन ऑफ 10 इयर्स वी प्रोड्यूस्ड 10 प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे आप 9 प्राइम मिनिस्टर्स, तो यहां पे आप देखिएगा कि ये खुद इतना अनस्टेबल पीरियड रहा है केंद्र में, कि जब केंद्र ही अस्थिर रहेगा तो राज्यों पे वो कैसे शासन करेगा। तो सेंटर वाज टू मच अनस्टेबल। तो जैसे ये सेंटर अनस्टेबल होगा, स्टेट्स में थोड़ी सी ऑटोनॉमी आएगी, और स्टेट्स में 356 का मिसयूज भी कम होगा। और क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट था, हर जगह के पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा आपको 1990 से रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगा। 1999 से 2014 तक मेच्योरिंग ऑफ कोएलिशन आपको देखने को मिलेगा। हमारा कोएलिशन प्रौढ़ हुआ, मजबूत हुआ, समझदार हुआ, गठबंधन की सरकार चली, कितनी भी समस्याएं गठबंधन में रही लेकिन सरकार नहीं गिरी। यूपीए 1 लेड बाय मनमोहन सिंह, यूपीए 2 लेड बाय मनमोहन सिंह शानदार चला। तो लगभग उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी का एनडीए 1, तो एनडीए 1, यूपीए 1, यूपीए 2, ये मेच्योरिटी दिखा रहा था, और इसमें लगभग 20 पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इसके वजह से हाईली स्टेबल आपका कहा जा सकता है कि आपके सेंटर बना था। हाईली स्टेबल का मतलब सेंटर ऐसा कि सरकारें गिर नहीं रही थी कोएलिशन होने के बावजूद, और इसका प्रभाव सीधे सीधे हो रहा था कि स्टेट्स भी स्टेबल होते जा रहे थे, क्योंकि वही स्टेट सपोर्ट कर रहे थे सेंटर में, और सेंटर फिर 356 का मिसयूज नहीं कर सकता था। अगर सेंटर 356 का मिसयूज करेगा तो सरकारें गिर जाएंगी, केंद्र की गिर जाएगी, क्योंकि अगर राज्य समर्थन वापस लेगा तो केंद्र निश्चित है कि गिर जाएगा। 2014 से 2024 में ऐसा कोएलिशन था जिसका कोई मतलब नहीं है। कोएलिशन के नाम पे ये एक तरह से कहा जा सकता है कि मजाक है, क्योंकि गठबंधन के अंदर रहते हुए बीजेपी के पास बहुमत आपका रहा है। अकेले बीजेपी 2014 में 282 प्लस सीटें थी, और 2019 में 303 प्लस सीटें थी, 303 के आसपास सीटें थी। तो कोएलिशन का बहुत मतलब नहीं रहा।
2024 में आप देखिएगा कि फिर कोलिशन वापस आ रहा है, बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है, टीडीपी और नीतीश कुमार के सपोर्ट से इनकी गवर्नमेंट बन रही है। तो ये भी एक कारण आपको समझना होगा। ये सब चीजें आपको समझने के लिए है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है कि लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स बताइए, तो ये आपको एक तरह से चार्ट समझ में आएगा। 2010 से 20 के बीच में जो गवर्नर का 356 का यूज किया गया है वो मिनिमम है लगभग 7-8, क्योंकि कोलिशन एकदम स्ट्रांग है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट आ गए हैं, वो भी देखा जाएगा। 1990 से 2010 के बीच में आपका मिसयूज हुआ है लगभग 25-26 बार, लेकिन कम हुआ है। 70 से 90 के बीच में खूब मिसयूज हुआ है और इसका रीजन भी आपका है क्योंकि कांग्रेस सेंटर में बहुत मजबूत थी, स्टेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थे और कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का जबरदस्त मिसयूज किया और बड़े सारे पॉलिटिकल आपके अपोनेंट को जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे थे उनको हटाया गया। 1950 1970 से कम मिसयूज हुआ है, 1967 में थोड़ा उपयोग हुआ इसका क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस था, स्टेट में भी कांग्रेस था, कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स थे, उसके वजह से आपका इसका उपयोग किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल भी कुछ बातें सही थी, जैसे गवर्नमेंट को चेंज करना है तो वहां पे आपका ऐसा हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा डार्क पेज रहा है 1970 टू 1990। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 356 विल रिमेन अ डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 356 संविधान में एक मृत शब्द के रूप में काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे इस शब्द को और संविधान का उपयोग होना शुरू हुआ और जैसे जैसे समय बीतना शुरू हुआ, इट बिकेम द डेडलीस्ट लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाला कोई अनुच्छेद रहा है और सबसे ज्यादा भयावह अगर कोई अनुच्छेद रहा है राज्यों को आपके कह सकते हैं कि अनस्टेबल करने के लिए, तो वो था 356। इसका खूब मिसयूज आपका हुआ है। हमारे देश में लगभग 100 बार इसका उपयोग हो चुका है और 100 बार में 20 बार स्पष्ट रूप से गलत तरीके से आपका इसका उपयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा क्या क्या फैक्टर्स है, लीगल फैक्टर्स जिसने 356 के मिसयूज को कम किया है। उसमें पहला आप बात देखिएगा, इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, जो न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय आए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो इस पूरे 356 को रोकता है, इसके मिसयूज को रोकता है, वो एस.आर. बोम्मई रिपोर्ट, एस.आर. बोम्मई आपका वर्सेज आपका स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है 1994 का। इसमें क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस दिया और उस गाइडलाइंस के बेसिस पे आपका बोला कि किस तरह से आप आर्टिकल 356 का उपयोग कर सकते हैं, अगर गलत उपयोग करिएगा तो हम क्या करेंगे। एक दो पॉइंट उसमें डिस्कस कर दिया जा रहा है, जैसे उसमें क्लियर कट कहा गया कि आप गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट को अगर सस्पेंड करते हैं तो पहली बार में आप उसको डिजॉल्व नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट को केवल सस्पेंड करेंगे। जैसे आप देखिएगा कि जब 356 का उपयोग होता है तो व्हेन द आर्टिकल 356 इज यूज्ड, गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को या तो आप वहां पे आप क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो एस.आर. बोम्मई रिपोर्ट में क्लियर कट कहा गया, एस.आर. बोम्मई केस में क्लियर कट कहा गया कि आप गवर्नमेंट को डिजॉल्व नहीं करिएगा, केवल सस्पेंड करिएगा जब तक कि पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर इसका रेटिफिकेशन नहीं कर देगा। पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर रेटिफिकेशन कर देता है तो फिर आप डिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जब तक पार्लियामेंट रेटिफिकेशन नहीं करता है सिंपल मेजॉरिटी से, तो आप केवल सस्पेंड करिएगा। दूसरा पॉइंट ये भी इसमें बोला गया कि जिस बेसिस पे गवर्नर रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जिस बेसिस पे आपका 356 का यूज करता है, उस मटेरियल को, सामग्री को हम जांच पड़ताल पे डाल सकते हैं। तो ये आपका बोला गया कि जिस आधार पे राष्ट्रपति शासन का उपयोग करते हैं, उस आधार का जांच पड़ताल हम कर सकते हैं। द मटेरियल ऑन द ग्राउंड ऑन विच 356 हैज बीन यूज्ड इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफ द कोर्ट्स। तीसरा बात आपका ये बोला गया कि
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हमें ये पता चलता है कि आपने गलत तरीके से या कोई आधार ही नहीं है, निराधार आपने सरकार को गिराया है, तो हम उस गवर्नमेंट को वापस रीइंस्टेट कर देंगे, भले ही आपने उस स्टेट में इलेक्शंस करवा दिए हैं। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इलेक्शंस नहीं करने का भी इंजंक्शन पास कर देंगे कि उस स्टेट में इलेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक हम निर्णय नहीं दे रहे। और मान लीजिए इलेक्शन हो भी गया और हमें लगा कि पुरानी गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर रही थी, गलत तरीके से आपने 356 का उपयोग किया है, तो हम पुराने गवर्नमेंट को रीइंस्टेट कर देंगे। ये मामला आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड और आपके अरुणाचल प्रदेश में। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने दो जगह के गवर्नमेंट पे 356 का उपयोग किया, एक उत्तराखंड और दूसरा आपका उपयोग किया गया अरुणाचल प्रदेश। दोनों जगहों के आर्टिकल 356 के मिसयूज को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। हरीश रावत की सरकार उत्तराखंड में थी, उसको वापस रीइंस्टेट कर दिया। नमक तुबी की सरकार अरुणाचल प्रदेश में थी, उसको वापस रीइंस्टेट कर दिया। तो अरुणाचल प्रदेश में 356 का मिसयूज हुआ, नमक तुकी की गवर्नमेंट थी उनको रीइंस्टेट किया और आपके उत्तराखंड में गवर्नमेंट को रीइंस्टेट किया। 2016 में जजमेंट आया, तब से लेके कभी भी बीजेपी ये नहीं सोची कि 356 का उपयोग करें, हालांकि उसका मेन आपका ये प्लान हो सकता था इन वेस्ट बंगाल और इन केरला। तो आप देख सकते हैं कि फिर आपका यहाँ पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं एसआर मुंबई केस में। दूसरा मेजर बात आप देख सकते हैं इसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में, एक और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें बिहार के गवर्नर ने गलत रिपोर्ट भेज के यहाँ की गवर्नमेंट को गिरा दिया, गवर्नमेंट नहीं बनने दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉलिटिकल पार्टीज थे, तीनों के पास लगभग इक्वल सीट्स आ गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल। तो उसके वजह से गवर्नमेंट बन ही नहीं पा रही थी किसी की। और जब बीजेपी और एलजेपी गवर्नमेंट बनाने का प्रयास किया तो फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल को आपके लगा दिया गया और प्रेस इलेक्शंस करा दिया गया। तो उस पे आपका आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी जजमेंट दिया कि प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन जो था वो गलत आपका था। तो ये बात आप देख सकते हैं कि इसमें भी गवर्नर के पावर को डिफाइन किया। फिर इसी के आसपास 1980 आप 4 में देख रहे हैं कि एसआर मुंबई केस आया। उसी के आसपास आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट सेंटर स्टेट कमीशन बना था, रंजीत सिंह सरकारिया हेड किए थे। 1988 में इनका रिपोर्ट आया। इन्होंने बताया कि गवर्नर के पावर के मिसयूज को रोका जाए, किन किन बातों पे सही माना जाता है लगाना, किन किन बातों पे गलत माना जाता है। तो आपके रंजीत सिंह सरकारिया के बाद जब सेकंड सेंटर स्टेट इलेक्शन कमीशन बना एमएम कुंजी कमीशन, उसने भी इस बात को वापस रीइंस्टेट किया कि हाउ टू कर्ब द मिसयूज ऑफ रोल ऑफ गवर्नर एंड मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। तो ये जो कमीशंस बनाए गए वो भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्लियर कट डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप गवर्नर के पावर का 356 को रिकमेंड करने के पावर का मिसयूज नहीं हो, प्रेसिडेंट 356 का गलत उपयोग ना करे। किन किन आधारों पे आप 356 नहीं लगा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है नहीं लगा सकते, इलेक्शन की प्रॉब्लम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो पेरेनियल प्रॉब्लम है। हर स्टेट में करप्शन है, हर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसको ठीक करिए। हाँ, अगर कोई ग्रेव नेशनल के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल को आपके वायलेट करने का प्रयास कर रहा है, देश से टूटने का बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो फिर 356 जरूर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत में संघवाद आता है और संघवाद में क्लियर कट है कि सेंटर और स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, दोनों गवर्नमेंट आपके प्रॉपर फंक्शन करने चाहिए। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि संस्थागत कुछ संस्थाएं हमारे देश में 1990s में काम करनी शुरू की और उसके वजह से भी सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन आपका बनना शुरू हुआ। लार्जली जो आपके रंजीत सिंह सरकारिया था, इसने कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल को कंस्टिट्यूट करिए। उन्हीं के कहने पे हमारे यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल फंक्शनल
काम करना शुरू किया। आर्टिकल 263 में जो बनता है ISC, अंतरराज्यीय परिषद। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ लंबे समय के बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बना, GST काउंसिल। फिर गवर्नर्स का जो कॉन्फ्रेंस होता है, फिर चीफ मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये सब कॉन्फ्रेंस जो हुए, फिर आपके कह सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो रोल रहा। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, एक तरह से सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को और मजबूती प्रदान की, और उसके वजह से भी आप देखिएगा कि कोऑर्डिनेट रिलेशंस थोड़े जनरेट होने शुरू हुए। तो ये सारे फैक्टर्स आप देख सकते हैं। जो लीगल फैक्टर्स में आप बात करें, लीगल फैक्टर्स में क्या है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन वेरियस केसेस, जैसा मुंबई केस आप कह सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस आपका है। फिर अभी रिसेंट 2016 में नबकतुबी की अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उत्तराखंड के हरीश रावत सरकार को अगेंस्ट जो 356 लगा, उस पे जो गवर्नमेंट आपके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। फिर सुप्रीम कोर्ट का ये भी जजमेंट है कि फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। बार बार 356 का मिसयूज करिएगा तो डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी जनरेट किया गया, बनाया गया, जैसे कि आपके इंटर स्टेट काउंसिल को काम पे ले आया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा था। फिर आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस काम करने शुरू किए, जैसे GST काउंसिल है। ये बहुत ज्यादा फेडरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। इसका कंपोजिशन भी ऐसा ही है कि सेंटर स्टेट दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, अकेले ना सेंटर काम कर सकता है ना स्टेट काम कर सकता है। फिर जो हमारे कमीशंस बनाए गए, रंजीत सिंह सरकारिया या आपके कुंची कमीशन, इसने भी गवर्नर के पावर के मिसयूज को कम करने के रिकमेंडेशंस दिए। फिर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स व्हिच हैव रिड्यूस्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिकल 356। मेजर रीजन आपका है पोस्ट 1990 इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्केल कोलिशन एरा इन इंडिया, बोथ इन द सेंटर एंड इन द स्टेट। और केंद्र में जैसे ही आपके गठबंधन की सरकारें बनेंगी, तो कम से कम उन राज्यों में जहां से गठबंधन का आपको सपोर्ट आ रहा है, वहां तो आप 356 लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहां पे 356 लगाइएगा, वो सपोर्ट वापस लेंगे, आपकी सरकार सेंटर में गिर जाएगी। तो लगभग 20 पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट लेके गवर्नमेंट बनी, और इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि ये आपके मिसयूज कम हुआ। दूसरी बात, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ी मैच्योर होने लगी, मैच्योरिंग ऑफ द कोलिशन, मैच्योरिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, अवेयरनेस ऑफ द पीपल, अवेयरनेस ऑफ द मीडिया, लोगों की जागरूकता बनी कि कैसे आप 356 का मिसयूज कर रहे हैं। मीडिया बड़ी जागरूक हुई, वो भी सवाल जवाब आपके करने लगी, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर आपकी होनी शुरू हो गई। तो ये बात आप देख सकते हैं कि पब्लिक परसेप्शन, मीडिया स्क्रूटनी बार बार आपके लोगों को इन्फॉर्म करती रही कि 356 का कैसे मिसयूज हो रहा है, क्या क्या हो सकता है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीजनल पार्टीज का भी राइज हुआ हमारे देश में। जैसे आप देख सकते हैं यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, आपके आंध्र प्रदेश में फिर DMK, अन्ना DMK, फिर लेफ्ट आपका राइज हुआ, तृणमूल कांग्रेस है, NCP है। तो बड़े सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपके राइज हुए, और इस वजह से भी ये पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। इस वजह से भी आप देख सकते हैं कि आपके 356 का मिसयूज नहीं हुआ। राज्यसभा का कंपोजिशन भी, जब रीजनल पार्टीज डोमिनेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, राज्यसभा में इनका रिप्रेजेंटेशन आएगा। गवर्नमेंट की मेजॉरिटी भले लोकसभा में हो, लेकिन राज्यसभा में वो माइनॉरिटी में। जैसे अभी भी बीजेपी की कुछ 3-4 सीटें कम रही हैं कि आपके राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो जो आपके 356 लगता है उसको दोनों हाउस से अलग अलग पास करना पड़ता है सिंपल मेजॉरिटी से। और अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो आप इस रिजोल्यूशन को राज्यसभा से पास ही नहीं कर सकते। तो रीजनल पार्टीज का स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होगा, लोकसभा में भले आपके पास मेजॉरिटी, राज्यसभा में नहीं होगा। और जब राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होगा तो आप रिजोल्यूशन ही नहीं पास कर पाइएगा 356 को इंपोज करने के लिए। तो ये भी एक मेजर रीजन आपका रहा। फिर कुछ केसेज में जो प्रेसिडेंट का रोल रहा, ये भी काफी एक्टिव रहा। जैसे आप देख सकते हैं KR नारायण, जब यूपी में इनको कहा गया कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, तो इन्होंने
उस पूरे रिकमेंडेशन को वापस पुनः विचार करने के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति किसी बात को पुनः विचार करने के लिए भेजता है तो रूलिंग पार्टी पे बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है और इसके वजह से वो रिकंसिडर करने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम 356 लगाएं कि नहीं लगाएं। एक बार अगर प्रेसिडेंट वापस भेज देगा, आने वाले कई सारे आपके गवर्नमेंट ये सोचेंगे कि प्रेसिडेंट को ये भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। फिर कुछ एक्टिव रोल रहा हमारे गवर्नर्स का भी। कुछ गवर्नर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने सेंटर के डायरेक्शन को मानने से क्लियर कट मना कर दिया। जैसे उसमें एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, सुरजीत सिंह बरनाला है, तमिलनाडु के ये गवर्नर थे। सेंटर ने डायरेक्शन दिया कि आप रिपोर्ट भेजिए कि 56 लगाने के लिए तमिलनाडु में। सुरजीत सिंह बरनाला ने रिजाइन करना बेहतर समझा, रिपोर्ट नहीं दिया कि यहाँ पे 56 लगाइए। ये भी बात आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल इमेज जो भारत का बना हुआ है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सेंटर स्टेट रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो अगर 56 का मिसयूज होगा, अनस्टेबल हो जाएगी, अगर स्टेट अनस्टेबल होंगे तो ये गलत परसेप्शन पूरे वर्ल्ड में आपका जाएगा। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, कई सारे देशों ने टिप्पणी कर दी इस पे। केरला में फ्लड आया, कई सारे देशों ने मदद भेजने की बात कर दी, सेंटर ने मना कर दिया। तो अब हर चीज का रिपरकशंस वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो एक पब्लिक परसेप्शन के साथ साथ इंटरनेशनल इमेज भी आपका ठीक रखना है कि हम स्टेबल डेमोक्रेटिक जो प्रोविजंस हैं उनका मिसयूज नहीं होता। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं, इन सारी बातों को लिख सकते हैं कि लीगल आपके क्या क्या प्रोविजंस हैं। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वेरियस केसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एसआर मुंबई, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर वेरियस कमीशंस ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इसमें रंजीत सिंह सरकारिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएम कुंची उसी बात को वापस आपके रीइंस्टेट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमने बना रखे हैं, इंटर स्टेट काउंसिल और फिर जीएसटी काउंसिल, एनडीसी एक समय था, अब तो आपकी नीति आयोग हो गया है। पॉलिटिकल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल रहे हैं वो क्या है? राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट का बनना, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, देन आपके राज्यसभा का कंपोजिशन, फिर आप देख सकते हैं एक्टिव रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, फिर एक्टिव रोल ऑफ मीडिया एंड अवेयरनेस क्रिएशन इन द मासेज, देन इंटरनेशनल परसेप्शन को भी आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है। तो ये सारा बात आपका है। तो इस वजह से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल एंड लीगल रेमिफिकेशंस, misuse of Article 356 has been minimized in the interest of the federalism and better center-state relations. तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं। थैंक्स।